हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी वितान पुस्तक का पार्ट 2 जूझ, जो कि आनंद यादव द्वारा लिखा हुआ है। इसके लेखक जो हैं वो आनंद यादव जी हैं। उनका जन्म 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। इनका पूरा नाम आनंद रत्न यादव है। जूझ उपन्यास जो उन्होंने लिखा उस पे उनको 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये उपन्यास इनका बहुत ही बहुचर्चित उपन्यास है। अभी हम इसका सारांश देखते हैं। इस कहानी का छोटी सी कहानी है और बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है। जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक अंश है, छोटा सा पार्ट है उनका आत्मकथात्मक उपन्यास। और इसमें एक किशोर के भोगे हुए गावई जीवन के खुरदुरे यथार्थ और रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। वो एक कुछ किशोर है, किशोर मतलब जो बिल्कुल यंग एज का, आप लोगों की उम्र के बच्चे हैं। वो एक बच्चा था जब, और उस समय उसका जो गांव का जीवन था, उस जीवन का जो खुरदुरा यथार्थ था। खुरदुरा मतलब लाइफ बहुत स्मूथ नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची जिंदगी की जो सच्चाइयाँ थीं उसका उन्होंने यहाँ पर विश्वसनीय जीवंत उदाहरण दिया है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। वो जो बच्चा है, यंग बच्चा, किशोर बच्चा, वो उसके मन में पढ़ने की लालसा है, वो पढ़ना चाहता है। और उसके साथ साथ उसके अंदर साहित्य यानी भाषा का ज्ञान और किसी साहित्य को पढ़ने की ललक है, संगीत से उसे प्रेम है, और भी सारे विषय से जो उसके पढ़ने की ललक है उसकी तरफ उसके बढ़ते हुए आकुल कदम। आकुल मतलब बहुत बेचैन है वो बच्चा। वो चाहता है मुझे पढ़ने को मिले, मुझे साहित्य सीखने को मिले, मुझे गाना सीखने को मिले। वो आहट आपको इस कहानी में सुनाई देगी कि कैसे एक बच्चा जिसको कि जीवन में सब कुछ हासिल नहीं है वो पढ़ना चाहता है। बहुत से बच्चों को सब कुछ मिला होता है पर वो मन से पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन वो बच्चा जिसको कि सभी सुविधाएं नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, वो कैसा बेचैन है, किस तरह से वो अपने पढ़ने के लिए अपनी माँ और पिता को तैयार करता है। तो देखिए कहानी का सारांश। लेखक यानी आनंदा, उसका नाम आनंद यादव का जो घर का नाम है वो आनंदा है। उसके पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया। अभी इनके पिताजी ने उनको पाठशाला यानी स्कूल नहीं जाने देते थे और खेती के काम में लगा दिया था। उसका मन पाठशाला जाने को तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। अगर वो बात करे पाठशाला जाने की तो पिताजी मारते थे, तो वो डर के मारे कुछ कहता नहीं था। उसे विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। अब जो खेती से जो पैसे मिलते थे उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि धीरे धीरे वो पैसा घट ही रहा था, कम हो रहा था। तो वो चाहता था मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं और मैं ज़्यादा पैसे कमाऊं। पढ़ने के बाद नौकरी लगने के पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था। ईख गन्ना, दिवाली के बाद जब गन्ना होता है तो उसको पेरा जाता है, पेर करके उसका रस निकाला जाता है उसके पिता का, और फिर गुड़ बनता है। तो पिताजी जो है वो सबसे पहले गन्ना पेर करके और गुड़ बनाने की कोशिश करते थे, जिससे कि अधिक कीमत मिल जाए। सबसे पहले मार्केट में अपना गुड़ ले जाएंगे तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। हालांकि ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। अब जल्दी काट लेते थे ईख तो वो पूरी तरह से पक नहीं पाती थी, उसमें रस कम निकलता था। लेकिन जल्दी में अच्छे पैसे मिलने के चक्कर में पिताजी पहले ही ईख को काट देते थे, रस बना के गुड़ बना देते थे और बाजार में बेच देते थे। इस वर्ष भी लेखक के पिता ने जल्दी ही कार्य शुरू कर दिया और इसको काम करना पड़ता था बच्चे को। अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। अभी ईख पेरने का काम इनका सबसे पहले खत्म हो गया। एक दिन लेखक धूप में कंडे थाप रही थी। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे गोबर, गाय के गोबर को थाप करके ऐसे केक जैसा बना देते हैं, फिर उसको जला करके रोटी पकाई जाती है, चूल्हे में जलाते हैं। तो वो कंडे बना रही थी। वह बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था। बच्चा जो था माँ की मदद कर रहा था, वही आनंदा। अच्छा मौका देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि देख, तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है। वह पिताजी, तो उसने कहा मैं तुम्हारे पिता से बात नहीं करूंगी, मैं उनसे बात करूँ तो वो चिल्लाते सुअर की तरह से मेरे ऊपर मुझे डांटते, मैं उनसे बात नहीं करूँ। माँ भी बहुत डरती थी पिता से। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। उसने कहा ठीक है, अगर पिताजी से नहीं कर सकती तो दत्ताजी राव है ना, उनसे जाकर बात करो। दत्ताजी राव जो थे वो गांव के मुखिया थे।
माँ तैयार हो गई। माँ ने कहा चलो ये तो बात ठीक है, मुखिया जो होते हैं गांव के उनकी बात सबको माननी पड़ती है। तो उसने कहा आप उनसे बात करो, वो कहेंगे पिताजी से तो पिताजी तैयार हो जाएंगे। तो माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी। अब माँ समझ गई कि मेरा बच्चा पढ़ने के लिए कितना तड़प रहा है। अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई। अब वो दत्ताजी राव देसाई जो थे, नाम याद रखना है आपको बच्चों, चरित्रों के नाम आपको याद रखने होंगे। अब उनके पास गई और उनसे सारी बात बताई। उससे जाके बताया कि ऐसे से मेरा बेटा पढ़ना चाहता है और पिताजी पढ़ने नहीं देते। उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है। अब बाजार में रखमाबाई जो गाना गाती थी, उसके गाना सुनने पिताजी जो थे वो गाना सुन के अपना समय बिताते थे आराम से, और बच्चे को खेत में लगा दिया था। तो उसने ये भी बताया कि जो इनके पिताजी हैं वो जाकर के बाजार में रखमाबाई का गाना सुनते रहते हैं। वह खेती का काम नहीं करता और खेती भी खुद नहीं करता, खेती भी बच्चे से करवाता है। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव में आज़ादी से घूमता रहे, पिताजी खुद आराम से आज़ादी से घूम सकें, इसलिए बच्चे की पढ़ाई उन्होंने बंद करवा दी। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि अब भी कक्षा में पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा। लेखक वो बच्चा, उसने दादाजी से कहा, दादा राव से, कि अगर मुझे अभी भी पढ़ने को मिल जाए तुरंत तो मैं 2 महीने में 5वीं क्लास पास कर लूंगा, क्योंकि उसका बहुत मन था पढ़ने का और इस तरह उसका साल बच जाए। उसने कहा मेरा साल खराब हो जाएगा तो मैं 2 महीने में पढ़ाई पूरी कर लूंगा तो मेरा साल बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका है। राव ने लेखक से कहा अब घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना। अब राव ने बच्चों से और माँ से कहा तुम लोग जाओ और जब वो घर आए तुम्हारा पिता तो उसको मेरे पास भेज देना, और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। बोला तुम पहले तो पिताजी को भेज देना और फिर थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया। माँ बेटा ने उनको समझाया कि देखिए हमारे आने की बात उसे मत बताना। माँ बेटा डर गए, कहीं आपने बता दिया कि हमने आपको उसको बोला तो फिर वो घर जाके मारे पीटेगा। उसने कहा प्लीज आप हमारे बारे में मत बताइएगा। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। राव ने कहा तुम निश्चिंत हो, अगर जाओ। रात को दादा घर पर मालिक दिखाई नहीं दिया। निर्भय होकर जाने को कह दिया और कहा कि जब वो खेत से आ जाए तो इधर भेज देना। अभी इन लोगों ने जाकर के बोला कि दादा राव ने बुलाया है घर पर, मालिक ने तुम्हें देखने के लिए बुलाया है कि बहुत दिनों से वो दिखाई नहीं दिया और खेत से आने पर इधर भेजना, ऐसा बोला है दादा राव ने। तो यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझकर तुरंत चल पड़ा। उसको लगा कोई बड़ी अच्छी बात है, हमसे बहुत दिन से मिले नहीं राव साहब, तो ये बड़े खुश हो गए और सम्मान समझ के अपना और इनके पिताजी वहां चले गए। आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। वो वहां पहुंचे और पीछे से बच्चा और माँ जो है वो खाना बुलाने के बहाने से उनके पीछे पीछे चले गए। राव ने लेखक से पूछा कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? और ये बच्चे को देखकर राव जी ने उन्हीं पिताजी के सामने पूछा तू कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो लेखक ने बताया मैं 5वीं में था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। अब उनके सामने उसने अपने पिता की शिकायत करी कि मेरे पिताजी ने तो मना कर दिया, अब मैं स्कूल नहीं जाता। उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। अब राव ने उनके पिताजी से पूछा अच्छा क्या तुमने इसको मना किया, ये पढ़ने नहीं जाता? तो उन्होंने बोला हाँ सही बोल रहा है ये। देसाई ने दादा की खूब फटकार लगाई। अब देसाई जी ने जो है वो दादा को इनके पिताजी को बहुत डांटा। महाराष्ट्र में पिता को दादा बोलते हैं और माँ को आई बोलते हैं, तो दादा को खूब डांटा और कहा तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बच्चे को तुमने खेती में लगा दिया। उन्होंने इनको डांट फटकार करी। बीवी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमता है और अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। अब उन्होंने इनको डांटा। उसने लेखक से कहा तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़ वहां। तो दादाजी ने राव साहब ने दादा के सामने बच्चे को बोला तुम सुबह सुबह स्कूल जाया करो, मन लगा के पढ़ो वहां पर, यदि ये मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया। अब लेखक ने जो अपने बच्चे की बुराई करी, अरे ये सुनता नहीं है, कंडे बेचता है, चारा बेचना होता है, सिनेमा देखता है, जुआ खेलता है, खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देता, ऐसे बातें उन्होंने झूठ झूठ अपने बच्चे के बारे में गलत आरोप लगाए। लेकिन लेखक ने अपनी बातों से उन्हें संतुष्ट कर दिया। अब लेखक ने सारी बातों का जवाब दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ना मैं जुआ खेलता हूँ, ना मैं कहीं समय बर्बाद करता हूँ, मैं खेती पे काम भी करता हूँ। देसाई जी ने पूछा कि कभी ना पास तो नहीं हुआ? तो उसने बोला तू कभी पढ़ रहा था तो फेल तो नहीं होता था? तो लेखक ने मना कर दिया, उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। अब लेखक ने कहा नहीं मैं कभी भी फेल नहीं हुआ था। तो दादा ने कहा ठीक है तुम पाठशाला कल से जाओगे, और घर भेज दिया। बाद में उसने रत्नाप्पा को समझाया। रत्नाप्पा जो पिताजी, उनका नाम था रत्नाप्पा, तो उनको समझाया कि देख बेटा तू अपने बेटे को पढ़ने दे, पढ़ लिख कर उसका जीवन क्यों बर्बाद कर रहा है?
दादा ने पाठशाला भेजने की हामी भर दी। अब पिताजी तैयार हो गए, उन्होंने कहा ठीक है तुम पाठशाला जाओ। घर आकर दादा ने लेखक से ये वचन लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना और वहीं से पाठशाला पहुंचना। उन्होंने बोला देख सुबह सुबह तो उठेगा, पहले खेत पर जाएगा, पानी लगाएगा, फिर वहां से पाठशाला जाएगा। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आना और घंटा भर ढोर चराना। और पाठशाला से सीधे घर आएगा, बस्ता रखेगा और खेत में आ जाएगा। ढोर मतलब जानवर, और जानवरों को चराने जाएगा पहले तू। और खेत में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर रहना होगा, और अगर खेत में काम ज्यादा होगा तो पाठशाला छोड़ देना। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक बच्चा था, वो मान गया, हाँ हाँ ठीक है मैं सब करूंगा, जो आप कह रहे हैं वो करूंगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए थे। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। अब लेखक जो था स्कूल पहुंच गया, 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। अभी कक्षा में 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए थे। अभी 2 बच्चे जो थे वो पुराने इसके साथ वाले थे, मतलब फेलियर होंगे। जिसने तो 1 साल पढ़ाई छोड़ दी थी, उसके अगले साल उसने ज्वाइन किया, तो 1 साल में पहले वाला 1-2 बच्चे और थे और ये था, और बाकी सब बच्चे नए थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा। अब कोई पुराना नया बच्चा आता है तो उसकी जल्दी दोस्ती नहीं होती, तो वो कोने में किसी बेंच के कोने पर जाकर बैठ गया। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया था। उसकी पुरानी किताबें थी, वो अपने एक थैले में भर के ले आया। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर, गमछा जो एक कपड़ा होता है तौलिए जैसा जिससे पसीना पोंछते हैं, तो उसका वो छीन लिया बच्चों ने और मास्टर की टेबल पे रख दिया। जब नया कोई बच्चा आता है तो बच्चे शैतानी करते हैं और परेशान करते हैं, तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और परेशान किया। अब ये गरीब बेचारा फटेहाल होगा। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल उतारनी शुरू की। जब इसी का गमछा लेके बच्चों ने सर पे लपेटा और मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू कर दी। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। अब लेखक ने, मास्टर जी जैसे आए तो लेखक ने सब बच्चों की शिकायत करी कि ऐसे ऐसे ये लोग कर रहे थे, इन्होंने मेरा गमछा ले लिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की, अब ये धोती पहन के गया होगा तो बच्चों ने बदमाशी करी, इसकी धोती खोलने की कोशिश करी परंतु असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। अब इसका मन बहुत खराब हो गया। बेचारा इतने मन से स्कूल गया था, बच्चों ने इसको परेशान कर दिया और इतना परेशान कर दिया कि इसका मन बहुत उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्ढी मैल खाऊ रंग की मंगवा ली। अब उसने क्या किया, 2 टोपी मंगवाई और 2 चड्ढी, यानी बरमूडा जैसे को आजकल बोलते हैं ना, नेकर जैसा जिसमें नाड़ा होता है, डोरी डाल के, कि जिससे बच्चे बदमाशी ना कर सके। धोती तो खोलने का डर होता है, तो उसने वो माँ से मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। अब ये स्कूल जाने लगा, धीरे धीरे बच्चों से दोस्ती हुई, उनसे परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए। अभी एक मंत्री नामक कोई मास्टर थे, उनका नाम मंत्री था। वो आए कक्षा में। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, वे लड़कों के पीठ पर घूंसा लगाते थे। अभी गांव में टीचर्स बच्चों को बहुत पिटाई करते, डंडे से मारते, तो वो डंडा नहीं करते, वो घूंसा मारा करते थे पीठ पर। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे, अब मैथ्स के टीचर थे और बच्चे उनसे बहुत डरा करते होंगे, पिटाई करते होंगे मुक्का मार करके। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला और होशियार लड़का था। अभी एक बच्चा था बसंत पाटिल, जो शरीर से तो कमजोर था लेकिन बहुत होशियार था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। अब वो बसंत पाटिल पढ़ने में लगा रहने वाला बच्चा था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। अब लेखक भी पढ़ने लगा। ये पढ़ने में तो अच्छा था, इसका मन लगता था। वह अपनी कॉपी किताब को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। अब ये लेखक जो था आनंदा, ये भी बहुत अच्छा हो गया मैथ्स में। दोनों में खूब दोस्ती हो गई। किसमें? बसंत पाटिल में और आनंदा में। शीघ्र ही गणित में होशियार हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लग गए। आनंद यादव नाम था, इसको आनंदा कहते थे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। अब बच्चे से दोस्ती हो गई, पढ़ने में अच्छा हो गया, टीचर भी खुश थे, तो इसका मन पाठशाला में लगने लगा। न वा सौंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। अभी इसके सौंदलगेकर मास्टर जो थे वो मराठी भाषा पढ़ाया करते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। अब वो साहित्य के टीचर थे, तो वो पढ़ाते समय वो खुद ही मस्त होकर के पढ़ाया करते, रम जाते, उनका बड़ा मन लगता था पढ़ाने में। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। और वो जब मराठी में कविता पढ़ाते थे तो अपने गले की वजह से सुरीला गा करके बड़ा मन से पढ़ाते थे और अपने में ही रम जाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। मराठी के टीचर थे लेकिन उनको अंग्रेजी की कविताएं भी बहुत अच्छी तरह से याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भाव बोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे और वो कविता के साथ भाव भंगिमा भी दिखाते थे और खुद भी कविता लिखा करते थे। उनके सौंदलगेकर शिक्षक जो थे, टीचर मराठी के, लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। अब लेखक वो बहुत पसंद आते थे, बहुत अच्छा लगता था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता। अब जब वो खेत पे काम कर रहा होता था बच्चा,
जानवर चराता, पानी लगाता, तो वो मास्टर साहब सौंदलगेकर मास्टर साहब की तरह कविताएं गाया करता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय भी करता था और एक्टिंग भी करने लगा। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया। अभी जब उसे लगने लगा कि क्या वो खेत पे पहले काम करता था तब तो उसको बड़ा बोरिंग लगता था, अकेलापन लगता था, लेकिन अब वो कविताएं गा गा करके जब काम करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। अब वो अकेले रहना उसको पसंद आने लगा। एकांत के कारण वो ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था। वो ऊंचे खूब तेज तेज कविता गाते और नृत्य भी कर सकते थे। उसने कविता गाने की अपनी पद्धति को विकसित किया। वो कविता को बड़े आराम से नए नए तानों में गाने लगा। वह अभिनय के साथ गाने और साथ साथ अभिनय भी करने लगा। अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। अब जब वो कविता पढ़ता तो उस बच्चे के अंदर जो चेहरे पर भाव भी आते थे। कविता बच्चों साहित्य ऐसी चीज है कि आप अगर इसको भाव लेकर के पढ़ें तो इसका आनंद 2 गुना हो जाता है। उससे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गए। मास्टर को लेखक का गायन बहुत अच्छा लगा। उसने उनसे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। वो छोटा बच्चा था लेकिन बड़ी क्लास के बच्चों के सामने इससे गाना गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उससे गवाया गया। मास्टर साहब स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी और कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन्हीं कवियों के संस्मरण भी सुनाते थे। अभी वो अपनी कविताएं मास्टर साहब कक्षा में सुनाते थे। उस कारण अब वे उसे आदमी लगने लगे थे। अब वो उनको बहुत अच्छे लगने लगे। सौंदलगेकर स्वयं एक कवि थे। वो मास्टर साहब खुद एक कवि थे। इस कारण लेखक को विश्वास हो गया कि कवि भी उनकी ही तरह हाड़ मास का, एक क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। पहले लेखक को लगता था कवि कोई बहुत अलग दूसरी दुनिया के लोग होते होंगे जो इतनी सुंदर कविता लिखते हैं, लेकिन मास्टर साहब को कविता लिख के देखकर उसको लगा कि अच्छा, कोई साधारण मनुष्य भी कविता लिख सकता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। अब मास्टर साहब के दरवाजे पे एक मालती का फूल होता है लाल रंग का, उसकी एक बेल लगी थी। उस फूल को देख करके आनंदा ने खुद कुछ कविता लिखी। लेखक ने मालती लता पर कविता दोनों ही लिखी थी। इससे उसे लगा कि उसके अपने आसपास, अपने गांव खेतों आदि पर कविता बना सकता है। फिर अब उसे लगा कि मैं तो आसपास बहुत कुछ है प्रकृति में, मैं उस पर कविता लिख सकता हूँ। अब वो कविता लिखने लगा। अब कविता जो थी, भैंस चराते चराते वह फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। अपनी तुक जोड़ जोड़ करके वो कविता बनाने लगा। लेखक, छोटा बच्चा, वह उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता और मास्टर साहब को दिखाता। अब वो गाता, लिखता, गाना गाता, बनाता और फिर मास्टर साहब को जाकर के सुनाता कि मास्टर, मैंने देखिए आज ये कविता लिखी है। कविता लिखने के लिए वह कागज और पेंसिल रखने लगा। उसके ना होने पर लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस के पीठ पर रेखा खींचकर लिखता था। अभी कागज पेंसिल पर लिखता, जब वो नहीं मिलती तो भैंस काली होती ना, उसके ऊपर वो सफेद रंग की चौक वॉक से लिखा करता था भैंस की पीठ पर। किसी तरह वो कविता लिखने, मतलब इतना शौक था उस बच्चे को। पत्थर या शिला पर कंकड़ से लिखता, किसी पत्थर पर खोज करके, पत्थर से खोद करके लिख दिया करता और इस तरह वो अपनी कविता को लिखने लगा। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देता और फिर उसको याद करता, गाता। और कंठस्थ मतलब याद हो जाती, उसको रिमेंबर हो जाती बिल्कुल एकदम। जब उसको याद हो जाती तो उसको मिटा देता था। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता था। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता, वो कभी कभी जैसे उसकी कविता बन गई रात में तो वो रात को ही मास्टर के घर पहुंच जाता। वो मास्टर कविता सुनिए, मैंने कविता बनाई है। वे उसे कविता का शास्त्र के बारे में समझाते। मास्टर साहब बहुत खुश होते, उसको समझाते कि कविता कैसे लिखी जाती है। उसको सब उसके नियम सिखाया करते थे। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान भी कराते। वे उसे पुस्तकें व कविता संग्रह भी देते। सभी टीचर्स बच्चों करते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है और रुचि लेता है तो हर शिक्षक जो है वो अपने बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो वैसे ही सौंदलगेकर जी ने भी किया। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। उन्होंने कविता करने के बहुत तरीके भी सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली और उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। अब टीचर के साथ रह करके उसकी मराठी भाषा भी बहुत अच्छी हो गई। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। अब उसको बहुत अच्छे शब्द जो है वो समझ में आने लगे और वो कविता करने लगा। और वो बच्चा जिसको कि पढ़ने को नहीं मिलता था, आज वो एक कवि बन गया और आनंद यादव कवि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें अगर हम चाह लें, हमारी इच्छा हो और हम प्रयत्न करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये आनंदा की छोटी सी कहानी। मिलते हैं इस कहानी के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।